हाँ, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स। और कैसे हो? अच्छे हो? तो सेल वाला बच्चों, सेल मेम्ब्रेन हो गया था कंप्लीट। कल अपन ने वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में डिस्कस कर लिया था, है ना। अब एक छोटा सा उसका एक फंक्शन रहा हुआ बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन वाला। जैसे अपन ने बताया था कि भी जो सेल मेम्ब्रेन अपनी है उसमें लिपिड था, प्रोटीन था और कार्बोहाइड्रेट था। अब तीनों के अलग अलग इंडिविजुअल फंक्शन आपको बता दिए कि लिपिड जो था, एक तो फॉस्फोलिपिड क्या बना रहा था, फ्रेमवर्क, मेन जो उसका ढांचा था वो फॉस्फोलिपिड बनाता है। और अपन ने बोला था उसकी वजह से मेम्ब्रेन में क्या आई, फ्लूइडिटी आई, और फ्लूइडिटी की वजह से ही वो प्रोटीन क्या कर रहे थे, लेटरल मूवमेंट कर रहे थे। अब वो अभी अपन डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन वाले पॉइंट पे। और एक फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बताई थी जो लिपिड फॉस्फोलिपिड शो करता है, उसमें बाई लेयर को ही क्या कर दो, चेंज कर दो, ऊपर वाला फॉस्फोलिपिड नीचे, नीचे वाला ऊपर, फ्लिप फ्लॉप इसको बोलते हैं। प्रोटीन ऐसी मूवमेंट शो नहीं करता, वो कैसी करेगा, लेटरल मूवमेंट शो करता है। अब बच्चों कार्बोहाइड्रेट की बात आए तो अपन ने बोला था ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, उसका फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट का एक मेन फंक्शन था सेल टू सेल रिकॉग्निशन, वो दो सेल को आपस में पहचानने में हेल्पफुल होगा। जिसके दो बच्चों इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे, एक तो फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म किसको रिकॉग्नाइज करेगा, ओवम को, तो उसी स्पीसीज का स्पर्म उसी ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है, दूसरे को रिएक्ट नहीं करेगा। और एक बेटा जी वेरी इंपॉर्टेंट, एबीओ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप में कितने, 3 एंटीजन, 2 एंटीजन आए थे ए एंड बी, वो भी किसके बने थे, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, ओलिगोशेकेराइड होते हैं ये, और वो बेटा जी उन एंटीजन को आपस में रिकॉग्नाइज करेंगे। तो अगर ए का ब्लड हमने बी को दे दिया तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये अब प्रोटीन का एक फंक्शन था, वैसे बताया भी था, प्रोटीन में आपको बताया था कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन थी, कुछ एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक बेटा जी सरफेस पे थी, और जो अंदर एम्बेडेड होती है वो इंट्रिंसिक थी। उसमें कुछ बोला था पार्शियली थी, कुछ फुल्ली कंप्लीटली बरीड प्रोटीन थी। उसमें आपको एक टनल कैरियर प्रोटीन बताया था जिनका रोल क्या था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस मटेरियल्स। अब वही अपन फंक्शन की बात करते हैं। तो आज बेटा जी एक पॉइंट लिखियो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, उसी सेल मेम्ब्रेन का लास्ट है, फंक्शन की बात करें अपन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ आयंस वाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के द्वारा विभिन्न पदार्थों या आयंस का परिवहन, विभिन्न मटेरियल्स और आयंस का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करना, ट्रांसपोर्टेशन। कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, मान लो ये बेटा जी अपनी सेल मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन में अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स आपको बताई थी, ये प्रोटीन आ गए, लिपिड आ गए थे। अब जो भी कुछ आयन या मटेरियल इस तरफ है, उस आयन से मटेरियल को बेटा जी सेल के अंदर लाना है। अंदर क्या था, साइटोप्लाज्म, या आपने इसको क्या नाम दिया था, आईसीएफ, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और सेल के बाहर बेटा जी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इनके बीच में ईसीएफ और आईसीएफ के बीच का जो एक्सचेंज है वो प्रोटीन के थ्रू होगा। सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन उसको क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी। और अपने को पता है मेम्ब्रेन कैसी थी, सेलेक्टिव परमिएबल। तो ट्रांसपोर्टेशन में मेंशन कर लो कैसे होगा, मेन रोल किसका है, तो बेटा जी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मटेरियल्स को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हिंदी में लिख लेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक प्रमुख कार्य है क्या, विभिन्न आयनों का ट्रांसपोर्टेशन और परिवहन बच्चों। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आयंस का ट्रांसपोर्टेशन उसका एक क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब बच्चों जो न्यूट्रल आयन होते हैं, न्यूट्रल और नॉन पोलर जो आयन है, ये पोलर और नॉन पोलर समझते हो क्या, ध्रुवीय और अध्रुवीय, ये क्या होता है, हाँ हाइड्रोफिलिक फोबिक से भी आता है। और नॉन पोलर बेटा जी आयंस का मतलब होता है जिस पर चार्ज
नहीं हो। नॉन पोलर न्यूट्रल है, उदासीन है। तो अगर कोई न्यूट्रल आयन है, देखना बच्चों, मान लो ECF या सेल के बाहर कोई न्यूट्रल आयन है जिस पर वैसे ओवरऑल कोई चार्ज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ये आयन सीधे प्रोटीन के थ्रू मेम्ब्रेन के अंदर आ सकते हैं, इन्हें कोई रोक टोक नहीं होगी, अपने आप आगे। लेकिन अगर कोई पोलर आयन है, पोलर का मतलब जिसपे कोई ना कोई चार्ज है, उस आयन को सेल मेम्ब्रेन डायरेक्टली परमिशन नहीं देगी, तो उसे पहले सेल मेम्ब्रेन को पूछना पड़ेगा कि मैं जा सकता हूँ क्या। देन एक स्पेशल प्रोटीन होगी, उन प्रोटीन को बेटा जी अपन क्या नाम देंगे, एक बताया था आपको, कैरियर प्रोटीन। नाम ही कैरियर है, वो लाने और ले जाने का काम करेगा। तो नॉन पोलर आयन तो सीधा एंट्री ले सकता है, बट अगर आयन कैसा हो, पोलर हो, तो उसे हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी, कैरियर प्रोटीन की। तो वो पोलर आयन विद हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन कहाँ आएगा, फ्रॉम ECF टू ICF, एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर। तो एक लाइन इसमें पहले लिख लो, न्यूट्रल और नॉन पोलर आयंस है वो डायरेक्टली पास वाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर नॉन पोलर या न्यूट्रल आयन है बच्चों, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सीधे ही आर पार आ सकता है, सीधे ही परिवहित हो सकता बिना रोक टोक के। लेकिन अगर हमने बात की कैसा आयन हो, पोलर आयन होगा, वो कान डायरेक्टली पास और ट्रांसपोर्ट वाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इफ न्यूट्रल और नॉन पोलर आयन देन डायरेक्टली पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सीधा आ जाएगा बिना किसी रोक टोक के। बट इन केस ऑफ पोलर आयन, पोलर जिसको आप ध्रुवीय बोलते हो बच्चों, अगर ध्रुवीय आयन या मटेरियल है तो कांट डायरेक्टली पास और ट्रांसपोर्ट वाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सीधा आर पार नहीं जा सकता। तो बेटा जी पोलर आयन को किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, ये ट्रांसपोर्ट के लिए, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्ट विद हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, इसका जो परिवहन होगा वो कैरियर प्रोटीन की सहायता से होगा। ट्रांसपोर्ट विद हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, वाहक प्रोटीन की सहायता से ट्रांसपोर्ट होंगे, वाहक प्रोटीन की सहायता से। तो सीधी सी अपन ने दो बातें बच्चों डिस्कस कर ली कि अपना जो पॉइंट वो ये है कि कैसे कोई भी आयन या मटेरियल सेल मेम्ब्रेन के आर पार जाएगा, तो उसके लिए मेन रोल प्रोटीन का रहेगा। अब प्रोटीन कैसे ले जाएगी उसके अपन अलग अलग अभी मेथड पढ़ेंगे बच्चों। अपने पास दो आयन है, एक तो न्यूट्रल है, दूसरा पोलर है। न्यूट्रल को हमने क्या बोला, नॉन पोलर, ओवरऑल चार्ज इस पर आप 0 बोल सकते हो। तो अपन हिंदी में लिख लेंगे कि नॉन पोलर जो आयन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार सीधे जा सकते हैं बिना अपने आप गेट खोल के, बाहर नोक करने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊँ, मैं कम इन सर, पूछेगा ही नहीं, सीधा घुस जाएगा। होते हैं अपने में कई ऐसे नॉन पोलर न्यूट्रल जिन्हें पता ही नहीं होता क्लास में कैसे आते, सीधे हल्के होके आए, गेट खुला, सीधे घुस के आगे पीछे बैठ गए, वो कैसे हैं रे, नॉन पोलर है। और दूसरा डिसेंट संस्कार जिनमें होते हैं, मैं कम इन सर, नोक करेंगे, पूछेंगे, फिर रूम में क्या लेंगे, एंट्री लेंगे, उनके लिए वर्ड आया पोलर आयन विद हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन यहाँ रेस्पेक्ट है, सर से पूछ के फिर आ रहे हैं, तो आ जा भाई, तो इनको रेस्पेक्ट ज़्यादा मिलेगी। रेस्पेक्टेड है तो साथ में कौन आएगा, एक कैरियर प्रोटीन लेके आएगा। लो सर, होता ना जैसे ऑफिस में बैठते हैं और बाहर रिसेप्शन पे किसी को बैठा रखा है, कोई गार्जियन मिलने आए, तो एक दो गार्जियन सीधे ही घुस गए ऑफिस में, हाँ गुरुजी केक रो किया है, तो कुछ भी हो सीधे घुस जाए। एक रिसेप्शन को बोलेंगे, फिर रिसेप्शन उसको लेकर ऑफिस में आएगा कि सर आपसे कोई मिलने आए, तो जो डिसेंट के साथ आते हैं ना वो कौन से हैं, पोलर है, और वो कैरियर प्रोटीन जो उनको लेकर आ रहा है, और सीधे घुस गए बिना पूछे, वो न्यूट्रल और नॉन पोलर, इन्हें परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब बच्चों आते हैं कैसे, देखो मेथड की अपन बात कर ले। ट्रांसपोर्टेशन दो मेनली टाइप का होता है, वैसे तीन ही अपन डिस्कस कर लें, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा भी यही कर लेते हैं। आयंस मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बेटा जी तीन टाइप का है। एक मैंने लिखा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव माने सक्रिय परिवहन। दूसरा बेटा जी लिख लियो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, पैसिव बोले तो निष्क्रिय परिवहन। और तीसरा एक वर्ड आएगा बल्क ट्रांसपोर्टेशन।
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो आवागमन आयंस का आना जाना होगा बेटा जी, वो 3 प्रकार से होता है। पहला एक्टिव, दूसरा पैसिव और तीसरा मैंने लिखा बल्क ट्रांसपोर्टेशन। तो बल्क का मतलब एक साथ, खूब सारे एक साथ आ गए, भीड़ की भीड़ आ गई, वो कौन से हैं? बल्क। तो वैसे तो कोरोना में ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, एक साथ रश या भीड़ अपन नहीं कर पाएंगे, वो रेयरली कभी कभार होगा। यहां जो मेन बात आएगी वो एक्टिव और पैसिव की। एक्टिव बच्चों देखो, लिख लिया वर्ड। एक्टिव पैसिव में सीधा सा डिफरेंस है एनर्जी का। जहां एनर्जी खर्च हो वो तो है एनर्जी, माने एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को तोड़ोगे तो क्या रिलीज होगी? एनर्जी। जहां एनर्जी देनी पड़े वो क्या है? एक्टिव। बिना एनर्जी के अपने आप हो गया पैसिव। अरे रूल होता ना ये डिफ्यूजन, और सुना होगा आपने, हाई टू लो। हमेशा मटेरियल, हवा फ्रॉम हाई प्रेशर टू। अरे बच्चों जब आंधी आती है ना, आंधी आने से ठीक पहले अपने को फीलिंग आ जाती है कि यार आंधी आने वाली है। उसका रीजन ये होता है कि हवा बिल्कुल रुकी हुई है, एकदम हवा बंद है, उमस सी हो रखी है। तो जब हवा है ही नहीं, तो जहां हवा का प्रेशर ज्यादा है वहां हाई टू लो, वो तेजी से आती है, वही आंधी होगी। तो हमेशा फ्लो होता है हाई टू लो। अरे रूम में कोई स्प्रे लगा के आया, सर आगे वो क्या बोलते हैं, परफ्यूम लगा के आए, आके यहाँ खड़े हुए, होती स्मेल पीछे तक आ गई ना, पता चल गया अच्छा सर ये लगा के आए, नहाते तो है नहीं, परफ्यूम लगा के आ जाते, फील आ गया कि ऐसी रोज परफ्यूम। तो परफ्यूम की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है? सर के शर्ट पे ज़्यादा है। अब वहाँ वो गैसेज के मोलिक्यूल हाई टू लो पूरे रूम में फैल गए, तो हमेशा फंडा क्या चलेगा? हाई टू लो। तो अगर रूल को फॉलो करते हो तो साइकिल चलाई अपन ने, एक चढ़ाई पे चढ़ाइए, एक ढलान पे, तो ढलान पे साइकिल चलाते हो तब जोर, आप ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हो, गुरुत्वाकर्षण के अनुसार हाई टू, तो बेटा जी जोर, एक ही पेडल मारा, पेडल मार दी, ढलान पे अपने आप चल रही है। कई बार हाथ भी छोड़ देते हो, देखो दिखाते जादू, वो बात अलग है, 2 दांत टूट जाते हैं बाद में, वो अलग चीज़ें। बाकी हाथ छोड़ के भी चलाते हो अपने को जोर नहीं आएगा। उसके अगेंस्ट बेटा जी जब आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हो, ऊंचाई पे साइकिल चला तो जोर आ रहा है, सूट के ऊपर हो गए, जोर लगा के पसीने में तरबतर हो गए, तो जब रूल के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशन के विरुद्ध जा रहे हो तो क्या देनी पड़ेगी? एटीपी। होता है कई बार जोर लगा के पेडल ऊपर मार रहे हैं, सीट के ऊपर होके, माला माल वीकली का सीन याद आ रहा है राजपाल यादव, होता है ऊपर जोर लगा कर रहा है, नीचे से कई बार सीट गायब हो जाती है, फिर से बैठता है तो झटके से वापस ऊपर जाता है, होता है ना। तो वो चढ़ाई पे बेटा जी आपको क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। एनर्जी लग गई मतलब एक्टिव, बिना एनर्जी के काम हो गया पैसिव। तो रूल को फॉलो करो, रूल क्या है? हाई टू लो, तो हमेशा पैसिव होगा, और लो टू हाई चलोगे तो एक्टिव होगा। तो बेटा जी एक्टिव में अपन बात करेंगे, पहले एक्टिव में मेंशन कर लियो, एक्टिव क्या है, इसमें लिख लेना अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो पदार्थों का परिवहन सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है। पदार्थों का परिवहन सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध। कंसंट्रेशन मतलब नॉर्मली चलते हो आप हाई कंसंट्रेशन टू लो, लेकिन यहां लो से हाई। तो एक्टिव का मतलब बच्चों अगर ट्रांसपोर्टेशन हुआ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो अगर परिवहन सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध हुआ तो बेटा जी यहां विरुद्ध का मतलब किधर से किधर? फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो अगर परिवहन निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है तब बेटा जी क्या बोलेंगे? एक्टिव। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, परिवहन हुआ सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध। तो क्या खर्च किया आपने? एटीपी। एटीपी यहां क्या है? एनर्जी। एनर्जी कॉइन भी बोल देते हैं बेटा जी। एटीपी यहां क्या होगी? रिक्वायर्ड होगी। ऊर्जा खर्च होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें मेंशन कर लेना एटीपी रिक्वायर्ड। और एटीपी को क्या नाम दिया है? ऊर्जा के सिक्के, जो बॉडी में आपको क्या देंगे? एनर्जी। कोई बता सकता है एटीपी एनर्जी कैसे देता है? आप में एटीपी आते कहां से? खाना खाते हो ना, रोटी खाने का बच्चों एक बेसिक मोटो ये होता है कि बॉडी में क्या बने?
जो खाना आपने खाया, खाने में 3 चीज़ें आपको मिली, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। कौन ऊर्जा देगा? कार्बोहाइड्रेट। वो रिएक्शन याद होगी, ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनी? एटीपी, CO2, पानी बना, और एटीपी आपका सोर्स ऑफ एनर्जी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कितने फॉस्फेट? 3। देखो बेटा जी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, सिंपली बता दूं मैं, आपसे बोल दिया भाई एटीपी एनर्जी कैसे दे रहा है, तो एटीपी की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। इसमें एक बेटा जी शुगर मोलिक्यूल होता है, इसके फर्स्ट कार्बन से एक नाइट्रोजनस बेस बाइंड होता है, दैट्स कॉल्ड एडिनिन। ये इसका पहला कार्बन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, और एक रिंग के बाहर होता है 5th कार्बन। 5वें कार्बन से बेटा जी जुड़ेंगे, यहाँ 3 फॉस्फेट मोलिक्यूल जुड़ गए, 3 फॉस्फेट। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनिन, ये शुगर, ये एडिनोसिन। कितने फॉस्फेट? 3, तो ट्राइफॉस्फेट। और बच्चों जो फॉस्फेट जुड़े हुए ना, ये बॉन्ड होते हैं हाई एनर्जी बॉन्ड। जब मैं इनको ब्रेक डाउन करूंगा, जब ये फॉस्फेट बॉन्ड टूटेगा तो क्या लिबरेट होगी? एनर्जी रिलीज होगी। तो देखो एक फॉस्फेट टूटा, क्या बना? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। 2 टूटे, मोनोफॉस्फेट। तो जो एटीपी है वो बेटा जी जब एक फॉस्फेट को हटाएगा तो क्या बन जाएगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक और फॉस्फेट हटा देगा तो बन गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जैसे जैसे फॉस्फेट हटेगा, बॉन्ड टूटेगा, तो क्या रिलीज होगी? एनर्जी। इसलिए हमने एटीपी को क्या कहा? एनर्जी कॉइन कहा, ऊर्जा के सिक्के। ऐसे समझने के लिए तो एक्टिव का मतलब जो रूल्स के क्या चले? अगेंस्ट चले। कौन सा रूल? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो किधर से किधर? लो टू हाई। जबकि बेटा नियम क्या कहता है? हाई टू लो। रूल के अगेंस्ट चलोगे तो क्या देनी पड़ेगी? धक्का देके निकालना पड़ेगा। धक्का दोगे तो क्या आएगा? जोर आएगा और एनर्जी रिक्वायर्ड। इसका एग्जांपल लिख लेना, नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में आता है सोडियम पोटेशियम पंप। नाम सुना है? न्यूरॉन पे आते हैं ना बच्चों, सोडियम पोटेशियम पंप। पंप से जब आयन जाएंगे, सोडियम या पोटेशियम जाएगा, तो आपको क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। और इस एनर्जी के लिए बेटा जी वहां प्रेजेंट होता है एक एंजाइम आएगा, एटीपीएज एंजाइम प्रेजेंट। लिखो, देखो ये एंजाइम क्या करता है। तो नर्वस सेल पर, न्यूरॉन पर होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, और वहां एक एंजाइम आपको बताया बच्चों, एज लग गया पीछे तो वो क्या बन गया? ये एंजाइम बन गया। नाम से देख लो, ऐसा एंजाइम जो किसको तोड़ेगा? एटीपी को। एटीपी टूटेगा तभी क्या रिलीज होगी? एनर्जी। अरे एटीपीएस का काम यही है। एटीपी का क्या करेगा? ये एंजाइम बेटा जी ये एटीपी का ब्रेकडाउन करता है, और जब एटीपी टूटेगी तभी क्या रिलीज होगी? एनर्जी। तो सोडियम पोटेशियम पंप सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसी स्ट्रक्चर है जहां आपको क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। जैसे जब न्यूरॉन की स्ट्रक्चर 11th से 12th वाले बच्चों ने तो न्यूरॉन पढ़ा है, उसमें बेटा जी जो ये जैसे सेल मेम्ब्रेन मान लो, इस सेल मेम्ब्रेन पर ये पंप है, मान लिया अपन ने ये पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप। इस पंप में यहाँ ये मान लो एंजाइम है, कौन सा? एटीपी, ये एंजाइम है। अब बाहर सोडियम है, और सोडियम को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, वैसे लो टू हाई चलेगा। तो जब सोडियम आएगा तो उसके लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? वहां एनर्जी। बस एक्टिव मैंने लिख दिया ना, तो एक्टिव दिमाग में घुसा लेना बेटा जी, हमेशा किधर से किधर चलोगे? लो टू हाई चलोगे। अब दूसरे पर आओ, पैसिव की बात करें, इसके अगेंस्ट कर दो। पैसिव में एनर्जी नहीं देनी, मतलब कैसे काम होगा? अकॉर्डिंग टू और एज पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पैसिव जिसको हिंदी में आपने निष्क्रिय कहा है, सांद्रता प्रवणता के अनुसार। इसमें जो बेटा जी आवागमन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो सांद्रता प्रवणता के अनुसार होगा।
और रूल के अकॉर्डिंग होने का मतलब हुआ लो टू हाई की हाई टू लो। बस इसको अपन बोल देंगे यहां ट्रांसपोर्टेशन होगा बेटा जी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अगर कोई आयन अपनी हाई से लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है तो हमें एनर्जी कंज्यूम नहीं करनी पड़ेगी, तो यहां एटीपी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी, अपनी एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी। तो बस इसको आप क्या बोल सकते हो, पैसिव बोल सकते हो, बोल देंगे। इसके एग्जांपल देखो बच्चों, पैसिव कहां क्या होता है, ये तो सेल मेम्ब्रेन में कई जगह होता है जहां आप कैसे चलोगे, हाई टू लो चलोगे। तो एज पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सांद्रता प्रवणता के अनुसार, वो ग्रेविटेशन और कुछ भी लगा सकते हो आप, फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसके एग्जांपल लिख लेना। इसमें बेटा जी एक वर्ड आता है डिफ्यूजन, हिंदी में क्या कहते हो, विसरण, कई जगह आया है ना, अरे उसमें भी पढ़ते हो आप गैसेस वाला आता है। आप जब बच्चों ब्रीदिंग करते हो, सांस लेते हो, तो कौन सी हवा गई, ऑक्सीजन कहाँ गई, लंग्स में। लंग्स की यूनिट क्या होती है, एल्वियोलाई, वायु कूपिका बोलते हो ना, उसमें आपने क्या भर ली, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन देनी कहाँ है, ब्लड, ब्लड उसे अलग अलग सेल्स तक ले जाएगा। तो एल्वियोलाई से, लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में आई, क्योंकि क्यों आई, जैसे मान लो ये बेटा जी आपकी एल्वियोलाई है, ये फेफड़ों की यूनिट होती है एल्वियोलाई, यहां मैंने मान ली ये आपकी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में कौन होगा, ब्लड होगा। और बच्चों जब आपने सांस ली है, इंस्पायरेशन किया है, ब्रीदिंग की है, तो अब एल्वियोलाई में कौन आ गई, ऑक्सीजन आ गई। और एल्वियोलाई के पास जो ब्लड है, जो रक्त बह रहा है, उसमें ज्यादा है CO2, ब्लड में CO2 ज्यादा है, सांस लेने के बाद एल्वियोलाई में O2 ज्यादा है। किसको अप्लाई कर दो, सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन फ्रॉम हाई टू, ऑक्सीजन कहां ज्यादा है, एल्वियोलाई, लंग्स में, तो फ्रॉम लंग्स टू ब्लड, CO2 कहां ज्यादा है, फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोलाई। तो जब आप सांस छोड़ोगे तो बाहर कौन चली गई, CO2, और जो ऑक्सीजन है वो अब कहाँ आ गई, ब्लड में, और ब्लड उसे बॉडी की अलग अलग सेल्स तक डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो वहां कौन फॉलो होगा, सिंपल डिफ्यूजन। तो गैसेस का जो एक्सचेंज है बेटा जी फ्रॉम बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, किसके थ्रू, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब एनर्जी खर्च नहीं करनी, कहां से कहां चलोगे, हाई टू लो। क्लियर। अगला एक और एग्जांपल बच्चों डिफ्यूजन के बाद लिख लो, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन। एक इसमें आता है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या होता है बेटा जी, हिंदी नाम होता है सुसाध्य परिवहन। इसी में बात करें अपन, पैसिव में आते हैं सारे, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्टेशन, सुसाध्य परिवहन, एक माइनर सा डिफरेंस है बस। अब पैसिव के टाइप है तो मतलब ऊर्जा खर्च नहीं हो रहे, चलोगे हमेशा हाई टू लो। अब डिफ्यूजन समझ गए, एल्वियोलाई और ब्लड, ऑक्सीजन CO2 वाया डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, कोई ऊर्जा खर्च नहीं हुई। ये देखो बच्चों, सुना होगा कहीं, आपकी डाइजेशन में होता है एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, खाना खाया, रोटी खाई, 5 बाजरे के रोट ठोक गए। अब बाजरे की रोटियां एज इट इज तो ब्लड लेके जाएगा नहीं, पहले उसको क्या करो, डाइजेस्ट करो। डाइजेस्ट कौन करेंगे, एंजाइम, और उसका पूरा रस निकाल देंगे, उस खाने को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देंगे। अब बच्चों देखो फैसिलिटेड में ये होता है, ये वाला जो ट्रांसपोर्टेशन है, एब्जॉर्प्शन है विद हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। अगर ट्रांसपोर्टेशन किसकी सहायता से हो, कैरियर प्रोटीन, देन इट्स कॉल्ड फैसिलिटेड ट्रांसपोर्टेशन। एक स्पेशल प्रोटीन यहां हेल्पफुल होती है जिसको आपने कल नाम दिया था वाहक प्रोटीन। तो उन आयंस को पहले कौन पकड़ लेगा, कैरियर प्रोटीन हाथ पकड़ लेगी। चलो मैं तुम्हें लेके जाती हूँ, कैरियर प्रोटीन की उस सेल के अंदर चलती है, चलबल वाली प्रोटीन है, बड़े लेवल की है, तो वो आयंस को पकड़ लेगी और अपने साथ सेल के अंदर ले जाएगी। पकड़ के अपने साथ ले आई मतलब इसकी हेल्प ली है, बट एनर्जी खर्च
काम अपन नियम के अनुसार ही कर रहे हैं, हाई टू लो, लेकिन हमें सिफारिश लगानी पड़ी किसकी? बिना कैरियर प्रोटीन के काम नहीं होगा। लेकिन बेटा जी कैरियर प्रोटीन कोई पैसे या चार्ज नहीं लेगी, बिकॉज आप चल रहे हो हाई टू लो, बस नाम चेंज हो गया। अगर कैरियर प्रोटीन के थ्रू होता है देन इट्स कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन, और डायरेक्ट हाई टू लो हो रहा है देन इट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। एक और एग्जांपल इसका लिख लो, वो भी आप पढ़ते हो पानी के रेफरेंस में बेटा जी, ऑस्मोसिस, पराशरण। जो वाटर मॉलिक्यूल है वो किधर से किधर जाएगा? फ्रॉम हाई टू लो। तो पानी के रेफरेंस में आप बोलोगे ऑस्मोसिस। गैसेस की बात आई तो मैंने कहा डिफ्यूजन। और जब मटेरियल, फूड मटेरियल एब्जॉर्ब होगा विद हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन देन इट्स कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन। तो ऑस्मोसिस के आगे मैंने लिख दूं वाटर ट्रांसपोर्टेशन, पानी का ट्रांसपोर्टेशन, टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। बात घुसी बेजे में। दो मेन टाइप अपन ने डिस्कस कर लिए। वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हाई टू लो रहेगा तो ऑस्मोसिस होगा। देखना बच्चों फिर से बोर्ड पे, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करें आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी सेलेक्टिव परमिएबल है, वो प्रोटीन सेलेक्ट करके ही आयंस को जाने देगा। अब बेटा जी अगर आप नियम के अगेंस्ट चलते हो तो आपको क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी, वो कहलाएगा एक्टिव। अगर आप रूल को फॉलो करते हो, रूल हमेशा बोलेगा हाई टू लो, सांद्रता प्रवणता के अनुसार, तो आपको एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। इसके तीन वर्ड लिखे मैंने, डिफ्यूजन ए टाइप ऑफ पैसिव, फैसिलिटेटेड टाइप ऑफ पैसिव, और पानी के रेफरेंस में वो ऑस्मोसिस। तीनों में एनर्जी कंज्यूम नहीं हुई। लास्ट जो बात की थी बेटा जी, ये देखो तीसरा एक वर्ड लिखा था अपन ने, ये रहा बल्क ट्रांसपोर्टेशन। इस पे आओ। बल्क का मतलब एक साथ कई आयंस और मटेरियल को अपन क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट। तो बल्क में मेंशन कर लेना, बल्क में लिख लियो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स ऑब्लिक आयंस इन बल्क। खूब सारे कई आयंस और मटेरियल्स का एक साथ परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स और आयंस इन ए बल्क। बल्क में अगर ट्रांसपोर्ट करते हो, बल्क का मतलब खूब सारे, क्लास में एक एक बच्चे की एंट्री हुई, एक साथ 10-15 साथ ही घुसाए, तो साथ घुसाए वो पार्ट किसका है? बल्क ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल और आयंस इन ए बल्क, तो एक साथ कई आयंस और पदार्थों का परिवहन, एक साथ कई, तो उसको बल्क बोल देते हैं। अब बेटा जी जो बल्क वाला है इसकी भी दो टाइप्स आते हैं। बल्क ट्रांसपोर्टेशन के अपन दो टाइप्स लिखेंगे। एक लिख लो आप, वही एंडोसाइटोसिस, कल इस वर्ड की बात कर रहे थे अपन, एंडोसाइटोसिस। दूसरा बेटा जी वर्ड लिख लेना एक्सोसाइटोसिस। तो बल्क में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके दो टाइप्स आ गए, एंडो और एक्सो। एंडो माने अंदर, साइटो बोले तो सेल, साइटोलॉजी, साइटो माने सेल। तो अगर कोई मटेरियल सेल के अंदर आया, खूब सारे एक साथ आए, एंडोसाइटोसिस। एक्सो माने एग्जिट, बाहर, अगर सेल के बाहर भेज रहे हो तो एक्सोसाइटोसिस। पहले बेटा जी अपन बात करते हैं एंडोसाइटोसिस की, और उससे पहले इसको हटाते हैं, एंडोसाइटोसिस। तो एंडो में मीनी, एंडोसाइटोसिस इंजेक्शन और इनटेक ऑफ मटेरियल्स कोशिका के अंदर पदार्थों को ग्रहण करना। इंजेक्शन और इनटेक ऑफ मटेरियल्स, हिंदी में लिख लो कोशिका के भीतर पदार्थों का आना। इंजेक्शन का अंदर आ रहे हैं, सेल के अंदर। इंजेक्शन और इनटेक ऑफ मटेरियल, सेल के अंदर पदार्थों को ग्रहण करना। अब बच्चों पहले एंडो की बात करते हैं, एक्सो में बाद में अपन आएंगे। तो एंडोसाइटोसिस के फर्दर दो टाइप्स होंगे,
एक को बोलेंगे पिनोसाइटोसिस, एक वर्ड आएगा बेटा जी फैगोसाइटोसिस। अरे सुने होंगे नाम तो, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। तो एंडो का मतलब आप हिंदी में लिख लेना, किसी भी पदार्थ का कोशिका के अंदर आना, उसे सेल के भीतर ग्रहण करोगे तो एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस फर्दर डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, पिनो और फैगो, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस, बिल्कुल सीधा सा डिफरेंस। लिख लिया बच्चों? अगर सेल में कोई लिक्विड आ रहा है, सेल किसी लिक्विड तरल को अगर अपने अंदर ले रही है तब तो, अगर कोई सॉलिड सेल में आ रहा है तब, भाई पार्ट तो एंडो के है ना, एंडो का मतलब कोई ना कोई सेल के अंदर आएगा। अब अंदर आने वाला मटेरियल अगर लिक्विड फॉर्म में है पिनो, अगर सॉलिड फॉर्म में है फैगोसाइटिस। तो अगर लिक्विड फॉर्म में अंदर आ गया तो पिनो बोल दो, कोई सॉलिड आ रहा है तो फैगो है। तो पिनो को बेटा जी बोलेंगे, इट्स ऑल्सो कॉल्ड सेल ड्रिंकिंग। पानी पीने को क्या बोलते हो? ड्रिंकिंग। लिक्विड आ रहा है तो ड्रिंकिंग बोल दो। और यहां फैगोसाइटोसिस में बेटा जी सेल ईटिंग, खाना खा रहे हो, सॉलिड आ गया, इट्स कॉल्ड ईटिंग। तो फैगोसाइटोसिस को आप सेल ईटिंग बोलोगे और पिनो को बोलेंगे सेल ड्रिंकिंग। सेल ईटिंग और सेल ड्रिंकिंग। ईटिंग में लिख लो, ईटिंग में है, पहले ड्रिंकिंग में बच्चों किसको ले रहे हो अंदर? ड्रिंक किसको करिए? पानी, लिक्विड को। तो इसमें लिख लो इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल, तरल पदार्थ का कोशिका के अंदर आना। हिंदी में लिख लेना रे, तरल पदार्थ का, किसी भी लिक्विड का सेल के अंदर आना, दैट्स कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। और इसकी जगह बेटा जी इनटेक ऑफ सॉलिड, इनटेकिंग ऑफ सॉलिड मटेरियल। अगर ठोस पदार्थ सेल के अंदर आएगा तो आप क्या बोल दोगे? सेल ईटिंग, फैगोसाइटोसिस। कोई कंफ्यूजन? सीधी बात, लिक्विड आ गया तो पिनो, सॉलिड आ गया तो फैगो। इसको लिक्विड है तो ड्रिंकिंग बोल दो, वहां सॉलिड है तो ईटिंग बोल दिया। अब बच्चों इसमें देखो, सेल ड्रिंकिंग में सीधा सा ही है, वो वेसाइकल फॉर्म होती है। ऐसी मान लो ये बेटा जी कोई सेल है, सुन लो, इस सेल के अंदर किसी, ये मान लो कोई लिक्विड फॉर्म में एसेंशियल लिक्विड है, इसे हमें सेल के अंदर लेना है। ये सेल की सबसे आउटर क्या है? सेल मेम्ब्रेन की तो काम पढ़ रहे हो आप, वही तो इसको लेगी। तो सबसे पहले बेटा जी जो सेल मेम्ब्रेन है, उस जगह की सेल मेम्ब्रेन, ये कोई लिक्विड फॉर्म में है तो बेटा जी सेल मेम्ब्रेन में सबसे पहले क्या होगा? जहां लिक्विड है वहां सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड बना लेगी। मेम्ब्रेन अंदर से क्या हो गई? फोल्ड क्यों होती है? किसका बेनिफिट था? अरे फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी के कुछ बेनिफिट लिखाए थे आपको। फ्लूइडिटी का बेनिफिट था सेल की ग्रोथ, सेल का डिवीजन, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। तो लिक्विड फ्लूइड है तो इजीली वो क्या हो जाएगी? फोल्ड हो जाएगी। फोल्ड होती है बेटा जी, ये जो मटेरियल लिक्विड फॉर्म में था वो सेल के मेम्ब्रेन के अंदर आ गया। अंदर आते हैं फाइनल जो स्टेप होगा उसको ऐसे बना लियो, ये लो, पूरा मटेरियल अंदर आ गया और यहां एक ये स्ट्रक्चर बन गई जिसमें वेसाइकल्स लाइक, और इसमें आ गया आपका लिक्विड फॉर्म। इसको अपन बोल देंगे सेल ड्रिंकिंग, पिनोसाइटोसिस। ऐसे ही बना के समझ लो, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है पिनोसोम। ये वेसाइकल्स लाइक स्ट्रक्चर। लो क्लियर? सेल मेम्ब्रेन से कोई लिक्विड आया तो मेम्ब्रेन ने उसको अंदर ले लिया, और वो जो बैग लाइक स्ट्रक्चर बनी उसको हमने क्या बोल दिया? वेसाइकल्स। तो फाइनली अंदर आने के बाद वो स्ट्रक्चर क्या है? पिनोसोम। पिनोसाइटोसिस में क्या नाम दे दो? पिनोसोम नाम दे दो बच्चों। उसमें क्या बोल देंगे? फैगोसोम। फैगोसाइटोसिस से तो क्या वर्ड आ गया? चलो लिक्विड के बाद ऐसा डायग्राम एक सॉलिड के लिए बना लो, इसको थोड़ा इधर ले लें। अब लो सॉलिड में थोड़ा सा, ये अपनी सेल, अजीब सी सेल है, ये लो,
इस सेल के बेटा जी बाहर अपन मान लें ये कोई सॉलिड पार्टिकल्स है, लिक्विड की जगह क्या मान लिया आपने, सॉलिड। इन सॉलिड पार्टिकल्स को अंदर लेना है तो ले लो अंदर, देर किस बात की, ये लो बेटा जी, ये सॉलिड पार्टिकल्स आ गए। फाइनली कंप्लीटली सेल के अंदर ये जो वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर है, अब वहां तो था पिनोसोम, यहां वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, फैगोसोम। बस, तो फैगोसाइटोसिस में आप फैगोसोम बोल दो, और बच्चों अगर पिनोसाइटोसिस होगा तो हम क्या बोल देंगे, पिनोसोम। ये हो गया बल्क ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें आप एक साथ कई आयंस मटेरियल को एक साथ ले आए, एक साथ कई सॉलिड पार्टिकल्स अंदर आ गए, मतलब प्रोसेस किस में हुई, बल्क में हुई। क्लियर बात। पिनोसोम विद रेफरेंस टू पिनोसाइटोसिस, फैगोसोम फैगोसाइटोसिस। इसमें लाइसोसोम का भी रोल होता है, वो मैं आगे लाइसोसोम में बच्चों डिस्कस करेंगे। तो एक को बोल दिया सेल ड्रिंकिंग, दूसरा सेल ईटिंग, बन गया। अब चलो दूसरा जो पार्ट था इधर वाला, ये तो पार्ट आ गए किसके, एंडो के। सेकंड जो वर्ड लिखा बच्चों एक्सो, एक्सो में क्या बताओगे, इट्स ऑल्सो कॉल्ड सेल वॉमिटिंग। वॉमिटिंग, वॉमिट उल्टी आ रही है, प्रोडक्ट सेल के बाहर जा रहे हैं, सेल वॉमिटिंग। और ईफेजी, ईफेजी भी बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट का सेल के बाहर आना। एक्सोसाइटोसिस सेल की वॉमिटिंग, वॉमिट करना, प्रोडक्ट सेल के बाहर आए, इजेशन। एक्सोसाइटोसिस में मेंशन कर लो बच्चों, इजेशन और एग्जिट ऑफ मटेरियल फ्रॉम सेल। तो हिंदी में कोशिका से पदार्थों का बाहर आना, कोशिका से पदार्थों का इजेशन, बाहर आना, बहिक्षेपण बोलते हैं हिंदी में बेटा जी। कोशिका से पदार्थों का बाहर आना, वो वाली प्रोसेस क्या कहलाएगी, एक्सोसाइटोसिस। एक्सो का मतलब ही एग्जिट, बाहर। तो इजेशन और एग्जिट ऑफ मटेरियल फ्रॉम सेल, सेल से प्रोडक्ट को बाहर निकाल दो। अब पूछो एक छोटी सी बात, ये मटेरियल सेल के लिए बेनिफिशियल होंगे कि वेस्ट होंगे? हाँ, अगर वेस्ट है तब तो एक्सो, और बेनिफिशियल है तो डुक्के मारूंगा मैं। बाहर निकालना है तो एंडो कैसे बोलोगे, डट जाओ। अपन ने बोला देखो ये सेल है आपकी, ये सेल बेटा जी, दो नाम सुन लो। सेल से ये मैंने जो ई कलर आ गया, ये लो वाइट कलर में जो है, ये तो मान लो कोई वेस्ट मटेरियल मान लिए। ये कौन से मटेरियल है, अपशिष्ट पदार्थ है जिनका सेल में कोई रोल, इनको बाहर निकालना है। दूसरा, ये सेल में जो ग्रीन कलर में डॉट बेटा जी बनाए हैं, ये कुछ बेनिफिशियल या काम की चीजें हैं। जैसे मान लो कोई ग्लैंड है, ग्रंथि है, वो बाहर हार्मोन छोड़ रही है, तो वो हार्मोन सेल के बाहर आएगा। तो हार्मोन आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल है कि वेस्ट है, काम का है। तो अगर सेल किसी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है, देखो प्रोसेस तो एक्सोसाइटोसिस ही है, बाहर आने का मतलब एक्सोसाइट। लेकिन बेटा जी अगर वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आया तब इन जनरल इसको बोला जाता है एक्सोसाइटोसिस। और अगर कोई बेनिफिशियल या इसेंशियल प्रोडक्ट बाहर आया देन इट्स कॉमनली कॉल्ड सिक्रीशन। मैं इसको क्या नाम दूंगा, सिक्रीशन या तो स्त्रावण। सुनो पहले, स्त्रावण का मतलब भी किसी चीज का सेल के बाहर आना, एक्सोसाइटोसिस का मतलब भी। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट वेस्ट है जो सेल के लिए काम का नहीं है तब तो एक्सोसाइटोसिस। अगर वो प्रोडक्ट अपनी बॉडी के लिए इसेंशियल है, बेनिफिशियल है, देन इट्स कॉल्ड सिक्रीशन। जैसे हार्मोन बाहर आना, ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है बेटा जी, एंजाइम बाहर भेजती है। एंजाइम आपके लिए क्या है, इसेंशियल है, जो फूड को क्या करेंगे, डाइजेस्ट, देन इट्स प्रोसेस कॉल्ड सिक्रीशन। और वेस्ट प्रोडक्ट आएगा तो दोनों ही प्रोसेस में प्रोडक्ट सेल के बाहर आएंगे। मीनिंग समझ लेना वहीं बना के कि है एक्सोटाइप ही, लेकिन अगर डिटेल में क्वेश्चन आए तो आप
डिफरेंस अपने को पता होना चाहिए बच्चों। वेस्ट मटेरियल बाहर आएगा, देन वी कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस, वाइल इन केस ऑफ बेनिफिशियल प्रोडक्ट, फायदेमंद अगर बाहर आया, देन इट्स कॉल्ड सिक्रीशन। सिक्रीशन को हिंदी में बोला स्त्रावण। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? स्त्रावण। तो ये अपनी मेम्ब्रेन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। क्लियर है? तो फटाफट समझ लो, आप एनर्जी दोगे तो एक्टिव, बिना एनर्जी पैसिव, पैसिव में आप डिफ्यूजन भी पढ़ोगे, फैसिलिटेट भी आएगा, और पानी है तो ऑस्मोसिस बोल दो। तीसरा हमने बल्क की बात की, अगर एक साथ खूब सारे आयन आए और गए तो बल्क हो गया। अंदर आना एंडो, बाहर जाना एक्सो। एंडो में अगर पानी या लिक्विड है तो पिनो, सॉलिड है तो फैगो, खाना ईटिंग, पीना ड्रिंकिंग, बस। और फर्जी या वेस्ट मटेरियल जा रहा है तो एक्सो, काम का बाहर जा रहा है तो सिक्रीशन। नेक्स्ट बेटा जी, सेल मेम्ब्रेन में लास्ट ये फंक्शन और सब कंप्लीट। अगला इसमें एक पॉइंट लिखियो छोटा सा, सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन या रूपांतरण, कुछ वर्ड तो पीछे आ चुके, एक दो नए नाम आएंगे, फिर अपन ऑर्गेनल्स स्टार्ट करेंगे बच्चों। मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली के रूपांतरण। एक दो लेक्चर हो जाए उसके बाद अगला क्वेश्चन बैंक वाला स्टार्ट कर देंगे। एक क्वेश्चन वाला अपन ने लेक्चर कर लिया था, 50-55 क्वेश्चन किए थे ना, सेल वॉल तक हो गए थे। अब सेल मेम्ब्रेन के आगे अपन कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, 2-4 ऑर्गेनल करा दूंगा, फिर उससे रिलेटेड 40-50 क्वेश्चन अपन फिर से सोल्व करेंगे। ऐसे थोड़ा टॉपिक फिर क्वेश्चन फिर टॉपिक, और बीच में हो जाए उसकी एनसीईआरटी, प्रॉपर चैप्टर कवर करते हुए चलेंगे। तो बच्चों सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन का मतलब रूपांतरण। जैसे सेल मेम्ब्रेन से रूपांतरित होकर कौन कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, पहला नाम लिख रहा हूं, वही जो प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस होते हैं, मीजोसोम। किस में हेल्पफुल थे? रेस्पाइरेशन। तो फर्स्ट वर्ड लिख लो मीजोसोम। क्या बताया था? इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन के क्या है? मॉडिफिकेशन है, उसी से बने। मीजोसोम, ये रही आपकी सेल मेम्ब्रेन, इसके इनफोल्डिंग, ये बेटा जी ये सेल मेम्ब्रेन है, और इन इनफोल्डिंग को हमने क्या नाम दे दिया था? मीजोसोम। बस सेल मेम्ब्रेन से बने। तो मीजोसोम क्या थे? इनफोल्डिंग ऑफ, बस 2 लाइन, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। वो बताए रखा आपको, मेनली फाउंड इन प्रोकैरियोट में। मेनली लगाने की जरूरत ही नहीं है, ओनली फाउंड इन प्रोकैरियोट होता ही उसमें, यूकैरियोट में तो होंगे ही नहीं। प्रोकैरियोट में भी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी वो बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल में एक ही लेयर थी। कौन से बैक्टीरिया थे? ग्राम स्टेनिंग के बेस पर वो बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल सिंगल लेयर थी, ग्राम पॉजिटिव। पेप्टाइडोग्लाइकेन की एक ही लेयर थी, और कैसा कलर आ रहा था? पर्पल कलर। और जिसमें डबल लेयर थी, ग्राम नेगेटिव। आउटर क्या था? लाइपो पॉली सैकेराइड, और इनर था पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन बोले तो नाम और नाग। नाग क्या था? एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन, पढ़ लेना, और नाम था एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। ये तो मेनली फाउंड इन उन बैक्टीरिया में जिनमें सिंगल लेयर थी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो होंगे प्रोकैरियोट्स में ही, लेकिन उनमें भी कौन से बैक्टीरिया में? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, पर्पल कलर जो देते हैं स्टेनिंग में। फंक्शन आपको पता था, छोड़ो उसको। एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता है। सेकंड बेटा जी स्ट्रक्चर, सेकंड मॉडिफिकेशन, मीजोसोम के बाद आप लिखना लेमिलोसोम। अलग अलग जगह नाम अलग अलग है। लेमिलोसोम ये भी सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग होते हैं बेटा जी, और इसमें लिख लो फाउंड इन बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, और इनका वहां रोल होगा
फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। तो लेमिलोसोम जो बीजीए में प्रेजेंट होते हैं वो भी सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्ड से बनते हैं, वही स्ट्रक्चर होती है, बस नाम अलग हो गया। लेमिलोसोम लेमिली की तरह होते हैं और ये सेल वॉल बनाते हैं। सेल वॉल बीजीए में होती है क्या? बना रहे हैं तब तो होगी ना, वरना काम क्या है इनका? फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। एल्गी में सेल वॉल किसकी थी? एल्गी की सेल वॉल। बायो को पढ़ते रहा करो, अगर 5 दिन भी नहीं पढ़ा तो पीछे वाला साफ हो जाएगा, और अगर कॉन्टिन्यूस 5 से 7 दिन तक पढ़ते रहोगे फिर परमानेंट याद हो जाएगा। एक तो प्लांट की सेल वॉल याद रखनी थी, बहुत बार नाम आया था, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन, तीनों थे कार्बोहाइड्रेट, एक अलावा बताया था प्रोटीन, और एक आपको फंजाई की याद रखनी है, काइटिन। खत्म बात, फंजाई की काइटिन थी। और फिर हमने एक एल्गी की बताया था, गैलेक्टेन, एक नया वर्ड आया था मेनेन। गैलेक्टेन इज पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज, मेनेन इज पॉलीमर ऑफ मैनोज, बोथ आर शुगर, कार्बोहाइड्रेट। ये 2-3 याद रख लियो बच्चों। अगला लेमिलोसोम के बाद थर्ड बेटा जी स्ट्रक्चर लिख लो, माइक्रोविलाई, सूक्ष्मांकुर। 11 से 12th मूविंग वाले बच्चे, इंटेस्टाइन, माइक्रोविलाई। आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें ऐसे माइक्रोविलाई होते हैं जिनका काम सरफेस एरिया को बढ़ाना, और ये माइक्रोविलाई किससे बने हैं? सेल मेम्ब्रेन से। एक छोटा सा डिफरेंस है बच्चों, अब देखो ऊपर जो मीजोसोम और लेमिलोसोम थे वो तो सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्ड, अंदर की ओर फोल्ड हो रहे थे, साइटोप्लाज्म की ओर। माइक्रोविलाई याद करो, ये सेल इंटेस्टाइन की सेल मान लो, और सेल के बेटा जी किधर की ओर? बाहर की ओर, आउट फोल्डिंग, बाहर की ओर होंगे ना ऐसे, दैट्स कॉल्ड माइक्रोविलाई। तो एक आपके पास मैंने ये लाइन बना दी, एक बेटा जी ऐसी बना दी, सरफेस एरिया ज्यादा, तो माइक्रोविलाई इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही एब्जॉर्प्शन ज्यादा। तो इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए एरिया बढ़ाने वाले माइक्रोविलाई। और कौन सी बॉर्डर बनाते हैं? ब्रश बॉर्डर। इसकी स्ट्रक्चर देखोगे, टूथ ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं ऐसी दिखाई देगी, सो इट्स कॉल्ड ब्रश बॉर्डर। तो माइक्रोविलाई में क्या लिखो बच्चों? आउट फोल्डिंग, नॉट इन फोल्डिंग। ये क्या है? आउट फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बाहर की ओर आउट फोल्डिंग हो गए, जबकि मीजोसोम थे इन फोल्डिंग। फंक्शन इंक्रीज सरफेस एरिया, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। हिंदी लिख ली, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया। आउटफोल्डिंग सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ निकले रहते हैं, आउटफोल्डिंग। और बेटा जी फॉर्म ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ब्रश बॉर्डर इस स्ट्रक्चर को बोल देंगे, ये स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड ब्रश बॉर्डर, जो सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। और कहां है वो आपने बता ही दिया, इंटेस्टाइन। इसके अलावा कहीं और बता सकते हो? पीसीटी। भाई माइक्रोविलाई जहां है ना बच्चों, तो अपने दिमाग में वो बात आ गई कि माइक्रोविलाई है तो एरिया बढ़ा होगा। एरिया क्यों बढ़ाया होगा? ताकि उस प्रोडक्ट को, अरे खाना खाया, आपकी माउथ कैविटी, फिर फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक में खाना आ गया, फिर आपके पास एक इंटेस्टाइन है, मैंने 2 नाम बताए थे, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। और आपको ये भी बताया था बच्चों, लार्ज साइज में, स्मॉल साइज में बड़ी। स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को डाइजेस्ट भी करेगा और डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब भी करेगा, उसको ब्लड को दे देगा। और एब्जॉर्प्शन के लिए आपको एरिया ज़्यादा चाहिए, जहां एब्जॉर्प्शन है वहां आपको क्या चाहिएंगे? माइक्रोविलाई। ऐसे जब यूरिन बनता है, यूरिन कहाँ बनता है? आपकी किडनी, किडनी में होता है नेफ्रॉन, उसमें आती है पीसीटी। चलो ऐसे ही उसको बाद में अपन देखेंगे। पीसीटी में भी बच्चों कौन मिलेंगे? माइक्रोविलाई। छोड़ो, आप तो यहाँ केवल एग्जाम्पल क्या लिख लो? इंटेस्टाइन फॉर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन। अवशोषण के लिए वहां आपको क्या मिलेंगे? माइक्रोविलाई।
अवशोषण हो जाए, डाइजेस्टेड फूड प्रॉपरली क्या हो जाए, एब्जॉर्ब। तो थर्ड मैंने वर्ड लिखा माइक्रोविलाई। फोर्थ मॉडिफिकेशन बेटा जी, माइक्रोविलाई के बाद एक वर्ड लिख लो स्टीरियोसीलिया। एक और मॉडिफिकेशन स्टीरियोसीलिया। सब सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं। सीलिया, स्टीरियोसीलिया, सीलिया अलग चीज है, स्टीरियोसीलिया अलग चीज है। एक बार लिखना स्टीरियोसीलिया क्या होते हैं, हाँ देखना, लिख लिया क्या? थोड़ी बातें हैं इधर उधर की अपन कर लेते हैं बच्चों। मैं एक बार लिखता हूं सीलिया, ये तो सुना ही आपने। एक मैंने लिखा स्टीरियोसीलिया। दोनों में डिफरेंस है बच्चों, डिफरेंस तो होगा ही सर, नाम अलग अलग होगा ना। सीलिया बच्चों सेल मेम्ब्रेन से नहीं आते, ये इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। सीलिया देखो ऐसी होते हैं, ये सीलिया है, सीलिया जिनका डायमीटर पूरे में सेम, पूरे सेम सीलिया होते हैं। जो स्टीरियोसीलिया उनकी शेप ऐसी होती है, ये कोनिकल होते हैं। कोनिकल समझ गए, शंक्वाकार, ऊपर से नैरो, नीचे से ब्रॉड, ये स्टीरियोसीलिया। ये कौन है? सीलिया। काम देखो बिल्कुल डिफर है। सीलिया का काम है मोटाइल, ऐसे घूमेंगे, मोटिलिटी इधर इधर गए इधर गए, सीलिया घूमते रहते हैं। तो किसी भी, जैसे आपने सांस ली बच्चों और हवा के साथ कोई डस्ट पार्टिकल चला गया, धूल का कण चला गया, अब उस धूल के कण को फेफड़ों में जाने से रोकना है, फेफड़ों में मिट्टी नहीं जाने देंगे। तो बीच में आपका जो नाक ट्रेकिया आता ना, उसमें म्यूकस होता है, म्यूकस उस मिट्टी को चिपका लेगा और फिर वहां कौन मिलेंगे? सीलिया मूव करेंगे और मूव करके उस म्यूकस को धक्का देके फिर से बाहर, ताकि डस्ट फेफड़ों में नहीं जाए। लेकिन स्टीरियोसीलिया में मूवमेंट बस जहाँ वहीं खड़े रहेंगे, हिलूंगा नहीं मैं, तो जाऊँ वहीं रहूँगा। और ये एक तरह से सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। जबकि सीलिया कैसे होते हैं? मोटाइल। मोटाइल का मतलब मूवेबल, और स्टीरियोसीलिया नॉन मोटाइल। तो इसमें लिख लेना बेटा जी, ये नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब जिनमें मूवमेंट या गति नहीं होती। शेप कैसी होगी? कॉनिकल शेप्ड। कॉनिकल माने शंक्वाकार, शंकु की तरह ऐसे, जिनका एपिकल पार्ट नैरो और जो इसका बेस पार्ट है वो ब्रॉड होता है। सरफेस एरिया बढ़ाने का रोल है। कहाँ होते हैं वो बताऊंगा कभी, एपिडिडाइमिस और ईयर में होते हैं। अभी वो जब चैप्टर आएंगे तब इजीली क्लियर हो जाएगा। लास्ट एक इसमें लिख लो स्टीरियोसीलिया के बाद सेल जंक्शन, कोशिका संधियां। इसी में जिसका मॉडिफिकेशन है बेटा जी, लास्ट लिख लियो कोशिका संधियां। दो सेल को कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर, उसको क्या बोल दोगे? सेल जंक्शन। ऐसा सा कोई नाम ध्यान है आपके? प्लाज्मोडेस्मेटा किस में आए थे? प्लांट में। यहां हम एनिमल सेल जंक्शन की बात करते हैं। इनके भी मैंने एग्जांपल तो लिखाए थे आपको। हाँ, डेस्मोसोम, गेप जंक्शन, टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन, गेप लिखना बेटा जी। ये सारे एनिमल सेल में होते हैं। और प्लाज्मोडेस्मेटा आपको बताया था वो प्लांट सेल में। इसलिए एनसीईआरटी में दो डायग्राम दे रखे हैं, मैंने एनसीईआरटी रीडिंग में बताया भी था। जहां प्लाज्मोडेस्मेटा दिखाई दे वो सेल कौन सी होगी? प्लांट। उसके अलावा भी था सेल, देखते ही बता सकते हो आप। जिस सेल में क्या दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो क्लियर? एनिमल बच्चों प्लांट है तो अपन ने बोल दिया प्लाज्मोडेस्मेटा, और एनिमल सेल में उन जंक्शन को क्या बोलेंगे? टाइट। टाइट का मतलब कौन सी संधि हो गई? दृढ़ संधि, दो सेल को बिल्कुल टाइट जोड़ देगी। और गैप का मतलब कौन से जंक्शन? अंतराली संधि, दो सेल के बीच में क्या आ गया? गैप आ गया, वो क्या कहलाया? अंतराली। ये सारी स्ट्रक्चर आपको किस में मिलेगी? एनिमल सेल में। और बेटा जी ये बनेगा किससे? सेल मेम्ब्रेन से। फिर से एक बार बोर्ड पे देखो, ये जो लास्ट पॉइंट अपन ने डिस्कस किया है, इसके बाद अपन ऑर्गेनल्स पे आ जाएंगे। अपनी हेडिंग थी बेटा जी मॉडिफिकेशन ऑफ। हम उन स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे जिन्हें कौन बना रहा है? सेल मेम्ब्रेन। पहला मैंने लिखा मीजोसोम। मीजोसोम क्या थे? सेल मेम्ब्रेन के अंतर्वलन से बनते हैं। इनफोल्डिंग का मतलब बेटा जी
अंतर्वलन, अंदर की ओर फोल्ड हो गए। और ये कौन से बैक्टीरिया में बताए, ग्राम पॉजिटिव। और बच्चों लेमिलोसोम आए BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, साइनो बैक्टीरिया। और वहाँ इनका काम था क्या बनाना, सेल वॉल। ये भी क्या थे, इनफोल्डिंग। अगली स्ट्रक्चर आई कौन सी, माइक्रोविलाई, जिसको अपन ने बोला सूक्ष्मांकुर आते हैं। लेकिन बच्चों ये इनफोल्ड की बजाय बाहर की ओर है तो हमने इनको आउटफोल्डिंग बोल दिया। क्या कर रहे थे, इंक्रीज सरफेस एरिया। किसके लिए इंक्रीज कर रहे थे, ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके, अवशोषण हो सके। और क्या बना रहे थे, ब्रश बॉर्डर, सरफेस एरिया बढ़ा रहे थे। देन स्टीरियोसीलिया, ये बेटा जी सीलिया तो मोटाइल होते हैं, हिलते हैं घूमते हैं, ये कैसे होंगे, नॉन मोटाइल। और सेल जंक्शन कहाँ, एनिमल सेल में, लाइक डेस्मोसोम, टाइट जंक्शन, गेप जंक्शन। जबकि प्लांट में क्या थी, प्लाज्मोडेस्मेटा। डिफरेंस बताओ मुझे, प्लाज्मोडेस्मेटा और इसमें बोलो, पहला डिफरेंस, प्लाज्मोडेस्मेटा कहाँ थे, प्लांट में। किससे बदल रहे थे, सेल मेम्ब्रेन की सेल वॉल। कहाँ पढ़ा था आपने, सेल वॉल। वो मॉडिफिकेशन किसके थे, सेल वॉल। जबकि ये जो थे डेस्मोसोम टाइट जंक्शन, वो कहाँ है, और ये किससे बने, क्योंकि अपने में सेल वॉल होती नहीं। तो एनिमल सेल के जंक्शन का ओरिजिन सेल मेम्ब्रेन से, वाइल्ड प्लांट वाले सेल वॉल। क्लियर। चलो अब बच्चों जो सेल मेम्ब्रेन हो गई, साइटो ऑर्गेनल्स तो कल स्टार्ट करेंगे, उससे पहले दो एक लाइन इसकी लिख लियो, छोटा सा हेडिंग डालियो, साइटोप्लाज्म। बस इसका जो बाइफर्केशन है वो बता देता हूं, ऑर्गेनल्स कल स्टार्ट करेंगे अपन। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। तो सेल का बच्चों स्टार्ट में भी बताया था ना, आउटर तो आ गया था सेल बाउंड्री। सेल बाउंड्री में क्या क्या थे, सेल वॉल पढ़ ली थी, सेल मेम्ब्रेन भी सेल की बाउंड्री होती है बच्चों। अब उसके अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको ये हमने सेल मेम्ब्रेन मान लिया था। अंदर जो सारा पार्ट था ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये अपना एक न्यूक्लियस, अगर यूकैरियोट सेल है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब बच्चों जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, इस साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो नाम दिया हाइलोप्लाज्म, ऑल्सो कॉल्ड साइटोसोल, और दूसरा वर्ड इसके लिए बेटा जी लिख दिया ट्रोफोप्लाज्म। ये लो बस साइटोप्लाज्म अपने को आना चाहिए, फिर सेल ऑर्गेनल वो समझ जाएंगे। तो साइटोप्लाज्म की बेटा जी दो कैटेगरी बता दी, एक तो हाइलोप्लाज्म और साइटोसोल, और दूसरा वर्ड दे दिया ट्रोफोप्लाज्म। ट्रोफोप्लाज्म जो है इसमें इंक्लूड कर लिए सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल बोले तो बेटा जी कोशिकांग। कौन कौन से बताए थे आपको, मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेन लेस दोनों आ जाएंगे। और एक ट्रोफोप्लाज्म में आता है सेल इंक्लूजन। लिविंग था कि नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मटेरियल था सेल इंक्लूजन। कोशिका अंतर्विष्ट पदार्थ क्या थे इंक्लूजन में, हाँ ग्लाइकोजन पार्टिकल्स थे, अरे वो फॉस्फेट थे, साइनोफाइसिन थे, वो सारे पार्टिकल्स सेल इंक्लूजन के कैसे थे, नॉन लिविंग। और इंक्लूजन का मतलब होगा, हिंदी में दे रखा है अंतर्विष्ट काय, अंतर्विष्ट काय। ऑर्गेनल्स में लिविंग आ जाएंगे, वो सारे अपन अगले कल लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये जो हाइलोप्लाज्म बच्चों साइटोसोल, इसमें साइटोसोल, ये बेटा जी इसमें दो फॉर्म होते हैं, फाउंड इन सोल एंड जेल फॉर्म। इसकी दो अवस्था होती है, सोल एंड जेल। दो वर्ड लिखियो, देखो क्या है, सोल एंड जेल, दो रूपों में मिलता है अपना साइटोसोल। तो अगर अपन ने सेल ऑर्गेनल्स को हटा दिया, उसके बाद जो साइटोप्लाज्म का सारा पार्ट है बच्चों वो हाइलोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, इसमें कई केमिकल रिएक्शंस एक्टिविटीज होती है। सोल और जेल इसको ऐसे समझ लो, लिख लिया आपने। सोल का मतलब नाम से सुनना बिल्कुल सीधे तरीके से, सोल देखो बच्चों बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, सॉलिड इन लिक्विड,
सॉलिड इन लिक्विड, उसको सोल बोलते हैं। तो एक सॉलिड है एक लिक्विड है, ज्यादा कौन होगा इसमें? एक कटोरी पानी में मैंने आधी मुठिया थोड़ी सी एक छोटी चम्मच चीनी डाल दी, पानी में मैंने चीनी डाल दी, वो क्या है? सॉलिड इन, ज्यादा कौन है? लिक्विड। जिसमें तो सोल से याद रख लो, पहले क्या लिखूंगा मैं? सॉलिड इन लिक्विड। तो ऐसा मटेरियल जिसमें लिक्विड क्या हो? ज्यादा हो, वो कहलाएगा सोल। सुनते रहो। कुछ पार्ट जेल भी होता है, जेल का मतलब लिक्विड इन सॉलिड। एक कटोरी चीनी की भरी हुई है, मैंने उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया, वो क्या हो गया? जेल। तो जेल में ज्यादा कौन? सॉलिड ज्यादा, मतलब लिक्विड कम होगा, बस। और जहां बेटा जी लिक्विड ज्यादा हो, पानी वाला पोर्शन ज्यादा हो, उसकी एक्टिविटी भी ज्यादा होगी। इसलिए पानी रिक्वायर्ड होता है सेल के लिए। सेल में मोर देन 70% वाटर होता है बच्चों। जिस कोशिका में, जिस सेल में पानी ज़्यादा होगा, उसकी एक्टिविटी भी, उसमें ज़्यादा केमिकल रिएक्शन, ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी। तो जो आपका साइटोसोल है, उसमें दोनों फॉर्म मिलते हैं बच्चों, सोल भी मिलता है, जेल भी मिलता है। कुछ जगह सोल होगा, कुछ जगह जेल होगा। अभी देखो बता रहा हूं मैं। सोल का मतलब पहले समझना, सोल माने पहले सॉलिड इन, तो लिक्विड में सॉलिड मिला है तो ज़्यादा कौन है? लिक्विड है। लिक्विड ज़्यादा तो उस पार्ट की एक्टिविटी, वहां एक्टिविटी मेटाबॉलिक उपाप चीज सब ज्यादा। और लिक्विड जब सॉलिड में मिलाओगे तो लिक्विड कम होगा, तो उस पार्ट की एक्टिविटी भी कम होगी। इस जगह की एक्टिविटी कम होती है। अब जैसे साइटोसोल एक सेल के रेफरेंस में ही अपन समझ लें सीधा कि जो सेल है उसका सेंट्रल वाला जो पोर्शन होता है बेटा जी, एक बार न्यूक्लियस को भूल जाओ, और इसका ये पेरिफेरल वाला पार्ट है ऐसे। तो जो सेंट्रल वाला पोर्शन, इसको तो बोला जाता है बेटा जी सोल, और पेरिफेरल पार्ट में इन जनरली रहता है जेल। ये रहा। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ साइटोसोल, सेंट्रल पार्ट ऑफ साइटोसोल, वो तो बेटा जी क्या रहेगा? सोल। और जो पेरिफेरल पार्ट है वो कौन सा आ गया? जेल। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया कि आपसे बच्चों पूछ लेना कि सेलुलर एक्टिविटी ज्यादा कहां होगी, सेंट्रल में कि पेरिफेरल में? सेंट्रल में, क्योंकि सेंट्रल में कौन है? सोल है। जो लिक्विड ज्यादा होगा तो एक्टिविटी भी ज्यादा। इसमें न्यूक्लियस और मैंने कुछ नहीं बताया बच्चों की, ऑर्गेनल्स आपने इंक्लूड नहीं की। ये जो डायग्राम बनाया ना वो सेल में आपको केवल क्या बताने के लिए, देखो बोर्ड पे एक बार, वो केवल क्या बता रहा है आपको, क्योंकि साइटोसोल में ऑर्गेनल इंक्लूड, ऑर्गेनल किसमें आ गए? ट्रोफोप्लाज्म। अब हमने साइटोसोल की बात की कि साइटोसोल में जो पूरा मटेरियल है वो दो फॉर्म में मिलेगा, सोल फॉर्म में और जेल। सोल में सॉलिड इन, तो लिक्विड ज्यादा है, लिक्विड ज्यादा है तो एक्टिविटी। तो साइटोसोल का जो सेंट्रल वाला पोर्शन है वो किस में रहेगा? सोल में रहेगा। तो इस पोर्शन में जो सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो ज्यादा रहेगी। और बेटा जी जो पेरिफेरल वाला पोर्शन है वो किस फॉर्म में है? जेल। जेल का मतलब लिक्विड इन सॉलिड, इसमें सॉलिड होगा ज्यादा। क्लियर? ये बेटा जी आज अपन ने डिस्कस कर लिया सेल मेम्ब्रेन, उसके मॉडिफिकेशन, फंक्शन सब अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपन सेल के ऑर्गेनल्स। तब तक के लिए भाई थैंक यू, जय हिंद।